आखिर कौन सी थी यूएस नेवी की वो खतरनाक और एडवांस शिप जो पानी पर तैरती नहीं बल्कि उड़ती थी, और आखिर कौन सा है ये इंटेलिजेंट एनिमल जिसकी चालाकी देख आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डे जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है, और आखिर कैसे बदसूरत से दिखने वाली फुटवियर की कंपनी क्रॉक्स बन गई $1 बिलियन कंपनी, और कैसे बनाया जाता है पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर, क्या होता है पूरा प्रोसेस, और आखिर कैसे एक सेल्समैन के द्वारा शुरू की गई कंपनी लेज आज दुनिया भर में फेमस हो गई। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं यूएस नेवी की एक ऐसी शिप के बारे में जो अपने समय में इतनी एडवांस थी कि आप सोच भी नहीं सकते, और जो पानी पर तैरती नहीं बल्कि उड़ती थी। हम बात कर रहे हैं यूएस प्लेनेव्यू की, जो कि अपने समय की सबसे एडवांस शिप में से एक थी। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूएस नेवी को इस शिप को डिकमीशन करना पड़ा। आपको बता दें कि यूएसएस प्लेनव्यू अपने समय की सबसे बड़ी हाइड्रोफाइल शिप थी, जो कि यूएस नेवी की सबसे पहली हाइड्रोफाइल शिप भी थी। प्लेनव्यू को प्रोजेक्ट SCB 219 के तहत डिजाइन किया गया था, जिसे लॉकहीड शिप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी सिएटल वॉशिंगटन द्वारा 8 मई 1964 को निर्धारित किया गया था, और इस जहाज को बनाने में $21 मिलियन का खर्चा आया था। यूएसएस प्लेनव्यू में फाइल बॉन्ड प्रोपल्शन में 2 जनरल इलेक्ट्रिक LM1500 फ्री टर्बाइन टर्बो शाफ्ट इंजन शामिल थे, जो F4 फैंटम विमान में इस्तेमाल होने वाले J79 टर्बो जेट के डेरिवेटिव थे, जिसकी मदद से ये जहाज 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता था। इस शिप में उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, लेकिन इस शिप को बनने में 14 सालों का समय लग गया, और जब ये शिप बनकर तैयार हुआ तो और ज्यादा एडवांस और बेहतर टेक्नोलॉजी और शिप आ चुके थे, और यूएस नेवी को ऐसा लगा कि अब इस शिप की कोई जरूरत नहीं है। और फिर प्लेनव्यू को 22 सितंबर 1978 को सुबह 10:30 बजे पियर 7 पगेट साउंड नेवल शिप यार्ड्स में सेवा मुक्त कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 11 आप ये तो जानते ही होंगे कि बंदर कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और इंसानों के बाद बंदरों को ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। ऐसे ही एक बंदर की प्रजाति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी इंटेलिजेंसी देख आप भी चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं औरंगुटान की, जो काफी इंटेलिजेंट और चालाक एनिमल माने जाते हैं। आपको बता दें कि औरंगुटान को सबसे ज्यादा होशियार गैर मानव पशु माना जाता है, जो कि काफी सामाजिक होते हैं और जो अपने परिवार की काफी ज्यादा देखभाल और फिक्र करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि औरंगुटान इतने बुद्धिमान है कि वो बारिश के समय पत्तियों को छाते के रूप में इस्तेमाल करना जानते हैं। औरंगुटान अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपनी परेशानी का हाल खुद ही निकालते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक औरंगुटान ने नदी से मछली का शिकार करने के लिए खुद को कैसे शाखा पर लटका रखा है। फैक्ट नंबर 10 अगर आपने कभी प्लेन में ट्रेवल किया है तो आप ये जानते ही होंगे कि किसी भी पायलट के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ का समय सबसे गंभीर होता है, और ऐसे में अगर आपका रनवे और एयरपोर्ट ही इतना खतरनाक हो तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। और आज हम आपको ऐसे खतरनाक एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाना मतलब मौत को दावत देना है। नंबर 1 लुकला एयरपोर्ट, नेपाल में स्थित इस एयरपोर्ट में रनवे इतना छोटा है कि यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। साथ ही साथ ये एयरपोर्ट हर तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जिसके चलते यहाँ फ्लाई करना काफी खतरनाक होता है। नंबर 2 कॉर्चेवल एयरपोर्ट, फ्रांस आल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों में बना ये एयरपोर्ट रनवे दुनिया का सबसे छोटा रनवे है, जिसकी लंबाई केवल 537 मीटर ही है, जिसकी वजह से पायलट को लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी परेशानी होती है। साथ ही साथ ये एयरपोर्ट रनवे सीधा न होकर 18% ढाल में बना हुआ है, जिस पर बर्फ की वजह से काफी फिसलन हो जाती है और दुर्घटना होने का खतरा रहता है। नंबर 3 टॉनकोंटिन एयरपोर्ट, तेगुसिगाप्ला, होंडुरास। ये छोटा सा एयरपोर्ट रनवे भी काफी कम जगह में पहाड़ों के बीच बनाया गया है। ऐसे में प्लेन को यहाँ लैंडिंग करवाना किसी जोखिम से कम नहीं है। साथ ही साथ यहाँ की तेज हवाएं और खराब मौसम भी प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी बड़ी मुसीबत बनते हैं। फैक्ट नंबर 9 आपने यकीनन मशहूर फुटवियर ब्रांड क्रॉक्स का नाम तो सुना ही होगा, जो दिखने में काफी अजीब से लगते हैं पर काफी कंफर्टेबल होते हैं। और आज हम यही जानेंगे कैसे ये अजीब से दिखने वाले जूते $2 बिलियन की कंपनी बन गई। क्रॉक्स को 2002 में लिंडन हैंसन, जॉर्ज बॉयडेकर जूनियर और स्कॉट सीमैन द्वारा लॉन्च किया गया। क्रॉक्स मूल रूप से बोटिंग शू के रूप में विकसित किया गया था, जो कि क्रॉस लाइट से बना होता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट रेसिस्टेंट होता है। तीनों क्रॉक्स के फाउंडर्स ने फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल बोट शो में दुनिया के सामने जूता पेश किया, और उनके द्वारा बनाए गए 200 जोड़े जूते वहीं पर बिक गए। क्रॉक्स की इतनी लोकप्रियता देखने के बाद क्रॉक्स के संस्थापक ने आम जनता के लिए भी क्रॉक्स को साल 2003 में बेचना शुरू कर दिया था। लोगों को ये कंफर्टेबल शूज इतने पसंद आए कि ये रातों रात एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया, और कंपनी ने 76,000 जोड़े जूते बेचे, जिससे $1.2 मिलियन का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। ठीक 1 साल बाद क्रॉक्स ने 6,49,000 जोड़े जूते बेचे, जिससे रेवेन्यू $12.3 मिलियन हो गया। क्रॉक्स मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर साल 2008 में आई मंदी ने क्रॉक्स को बुरी तरह से पटक दिया, और $69 का क्रॉक्स का शेयर $1.5 पर आकर गिरा। लेकिन इसके बाद 2 साल बाद क्रॉक्स ने अपनी कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज करे और प्रोडक्ट का डिजाइन भी सुधारा, जिसके चलते उनके प्रोडक्ट फिर से मार्केट में धमाल मचाने लगे, और आज क्रॉक्स $2 बिलियन की कंपनी बन गई है। फैक्ट नंबर 8 आपने कभी न कभी पूजा में कपूर का इस्तेमाल तो किया ही होगा, जिसका सनातन धर्म
में काफी ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये कपूर बनता कैसे है? देखिए, कपूर बनाने के लिए सबसे पहले कपूर के पेड़, जिसे सिनामोमम कैम्फोरा कहते हैं, उसकी लकड़ी और शाखाएं काट ली जाती हैं, जिसके बाद उस लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में करके सुखा लिया जाता है। लकड़ी के सूख जाने के बाद उस लकड़ी के छोटे छोटे चिप्स बना लिए जाते हैं, जैसे एक बड़े कंटेनर में गर्म करके डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस की वजह से लकड़ी से निकलने वाला तेल सूख कर क्रिस्टल में फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। अब इस क्रिस्टल कपूर को पीसकर इसका पाउडर बना लिया जाता है और फिर इस पाउडर से कपूर टैबलेट्स बना ली जाती हैं और मार्केट में भेजी जाती हैं। फैक्ट नंबर 7, आज के समय में स्नैपचैट कितनी बड़ी कंपनी है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी समय था जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने स्नैपचैट को बर्बाद करने की कोशिश की थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए थे। ये बात है साल 2012 की, जब स्नैपचैट मार्केट में काफी तेजी से ग्रो हो रहा था और मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहा था। स्नैपचैट की इतनी तेज ग्रोथ से मार्क जुकरबर्ग को डर लगने लगा और मार्क ने अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए कंपनी के फाउंडर्स से उनकी कंपनी खरीदने को कहा, लेकिन स्नैपचैट के फाउंडर ने स्नैपचैट को बेचने से मना कर दिया। स्नैपचैट को खरीदने का नाकाम कोशिश के बाद मार्क ने स्नैपचैट के कंपटीशन में पोक नाम का एक ऐप लॉन्च कर दिया, लेकिन वो ऐप कुछ ही हफ्तों में बंद पड़ गया और ज्यादा नहीं चला। लेकिन पोक ऐप के बंद होने के बाद लोगों को स्नैपचैट के बारे में और पता चलने लगा और देखते देखते उनका यूजर बेस और बढ़ गया और आज स्नैपचैट $24 बिलियन की कंपनी बन गई। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे बोलूं कि इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, एलोन मस्क या बिल गेट्स जैसा कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, तो शायद आपको भी एक बार यकीन नहीं होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति आज से सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति से भी कई गुना ज्यादा थी। हम बात कर रहे हैं माली साम्राज्य के शासक मनसा मूसा की, जिसका शासन 1312 से 1337 तक था। आप मनसा मूसा की दौलत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मनसा मूसा अपने समय में जितना खर्च कर देते थे उतना पैसा आज की बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी क्लैश कर सकता है। जानकारी के हिसाब से ये बताया जाता है कि मनसा मूसा की टोटल नेटवर्थ $400 बिलियन से ज्यादा थी और उनके पास इतना सोना था कि वो जिस देश में भी मिलने जाता था वो अपने साथ सोने से लदे 60,000 सैनिक भी ले जाता था और सारा सोना वो वहाँ के राजा को भेंट कर देता था। फैक्ट नंबर 5, इंडिया में संडे या छुट्टी के दिन सिनेमा जाना तो जैसे एक रिवाज सा बन गया था। हर कोई अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाता था और एक अच्छा समय वहीं बिताता था। लेकिन आज तो ऐसा क्या हुआ कि पीवीआर सिनेमाज इंडिया में बुरी तरह से नुकसान में जा रहा है। देखिए, आज से कई साल पहले जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी तो ये हर किसी के लिए एक नई चीज थी कि इतनी बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखना। सिनेमा का ये चलन काफी सालों तक लोगों के बीच काफी पॉपुलर रहा और सिनेमा भी इससे काफी प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन फिर आता कोरोना वायरस, जिसके चलते हर कोई घर में कैद हो गया और लोगों की सिनेमा की आदत छूट गई। कोरोना वायरस के आने से लोगों को घर बैठे ही नई नई फिल्में देखने को मिल जाती थी, जिसके लिए ना ही उन्हें टिकट के पैसे खर्च करने पड़ते थे और ना ही ट्रैवल करके सिनेमा तक जाना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को सिनेमा तक जाना अब टाइम वेस्ट लगने लगा और लोग अपने घर पर ही बैठकर फिल्मों का मजा लेने लगे और इसी वजह से धीरे धीरे अब सिनेमा का क्रेज खत्म होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, दुबई में मौजूद गगनचुंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें काफी ज्यादा ही शानदार और प्रीमियम सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि $1.5 बिलियन में बनी ये सारी शान और शानदार बिल्डिंग में सीवेज सिस्टम ही नहीं है। दरअसल साल 2008 में दुबई की अर्थव्यवस्था काफी संघर्ष कर रही थी, क्योंकि उस समय न ही दुबई में इतना टूरिज्म था और न ही वहाँ कोई टैक्स था जिसकी मदद से दुबई अपनी इकोनॉमी बढ़ा सके। ऐसे में बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए वहाँ की सरकार ने लोन का सहारा लिया और अपनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो बुर्ज खलीफा में सीवेज सिस्टम नहीं लगाएंगे, बल्कि बुर्ज खलीफा में हर दिन फ्लश किया जाने वाले कचरे को हर दिन सुबह लाइन में लगे ट्रक इकट्ठा करेंगे और एक सीवेज प्लांट तक ले जाएंगे। लेकिन दुबई में अब इस प्रोसेस को फॉलो करना काफी मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से दुबई सरकार अरबों डॉलर का निवेश करके बुर्ज खलीफा में नया सीवेज सिस्टम लागू करेगी। फैक्ट नंबर 3, एटीएम में कभी न कभी अपने पैसे तो निकाले ही होंगे और आपको ये भी पता होगा कि एटीएम में काफी ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि कोई उसमें चोरी या किसी तरह की हेरा फेरी न कर सके। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एटीएम में गड़बड़ की वजह से एक आदमी करोड़पति बन गया। दरअसल पेशे से बारटेंडर डैन सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया के वांगरटा के रहने वाले हैं, जो कि एक दिन अपने घर से शराब पीने निकले थे, जिसके लिए उन्होंने एक एटीएम से करीब 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कैंसिल का मैसेज दिखाई दिया। हालांकि जब उन्होंने ट्रे से पैसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें कैश मिल गया। अब डैन सैंडर्स को एटीएम की इस गड़बड़ी के बारे में पता चल गया कि वो एटीएम 1 बजे से 3 बजे के बीच ऐसा ग्लिच करता है कि वो एटीएम ट्रांजैक्शन को नहीं पढ़ पाता है। डैन ने एटीएम के इस ग्लिच का फायदा उठाकर 20 सीटर प्राइवेट जेट में अपनी महिला दोस्तों को घुमाने पर 40 लाख खर्च किए थे। साथ ही साथ अब डैन $18,000 प्रति रात वाले होटल में भी रहने लगे थे। डैन एटीएम के इस ग्लिच का फायदा उठाकर हर दिन पैसा निकाल लेता था और शराब और अय्याशी में लाखों रुपए खर्च कर देता था, जिसकी खबर बैंक को भी नहीं होती थी। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद डैन को ऐसा लगा कि ये सब करके उन्होंने काफी बड़ी गलती कर दी और फिर 3 साल बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर 111 चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में जेल भेज दिया, जिसके बाद साल 2016 में डैन को रिहा भी कर दिया गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है।
है आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, हर दिन अपने रोजमर्रा में आप पैसे का लेन देन तो करते होंगे। कुछ भी चीज खरीदने के लिए या किसी और काम के लिए भी आपको पैसे की जरूरत तो पड़ती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर पैसों को प्रिंट करने की लागत कितनी होती है? देखिए, एक 10 रुपए के नोट को प्रिंट करने के लिए RBI को 96 पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वहीं 50 रुपए के नोट को प्रिंट करने के लिए 1.13 पैसे का खर्च आता है। जहाँ 100 रुपए के नोट की छपाई के लिए 1.77 पैसे की लागत आती है, तो वहीं एक 500 रुपए के नोट को प्रिंट करने के लिए 2.29 रुपए की लागत आती है। तो वहीं अब बात करें भारतीय सिक्के की, तो 1 रुपए के सिक्के को बनाने की कीमत 1.11 पैसे आती है, और वहीं 5 रुपए के सिक्के को बनाने की कीमत 3.70 रुपए आती है। इसके साथ ही 10 रुपए के सिक्के को बनाने की कीमत 5.54 पैसे आती है। अब भले ही सिक्कों को बनाने की कॉस्टिंग पेपर नोट से ज्यादा होती है, लेकिन इनकी लंबी उम्र की वजह से ही सरकार सिक्कों को भारी मात्रा में बनाती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों यकीनन आपने लेस कंपनी के चिप्स तो खाए ही होंगे, जो आज लोगों के बीच काफी ही फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कैसे लेस आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया है? लेस को पहली बार 1932 में नैशविले, टेनेसी, यूएस में एक सेल्समैन हरमन के द्वारा बेचा गया था, जो कि एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था जिसने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सड़क पर अपनी कार में ये चिप्स बेचना शुरू किए थे। हरमन के चिप्स काफी पॉपुलर हो जाने के बाद मिस्टर लेस ने अपने खुद की कंपनी बैरेट फूड कंपनी की खोज की, जिसे बाद में HW ले लिंगो एंड कंपनी का नाम दिया गया। हरमन जब अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर ही रहे थे, उस समय एक और चिप्स कंपनी फ्रिटोज काफी लोकप्रिय थी। हरमन ने सोचा कि अगर उनको अपनी कंपनी का विस्तार करना है और लोकप्रिय होना है, तो उन्हें फ्रिटोज के साथ सहयोग में काम करना पड़ेगा। और फिर बाद में लेस कंपनी का 1961 में फ्रिटो के ले के साथ विलय होकर फ्रिटो ले बन गया, और आखिर में नई कंपनी का 1965 में पेप्सिको में विलय हो गया। आपको बता दें कि यह टेलीविजन पर प्रचारित होने वाले पहले ब्रांडों में से एक था, जिसमें ऑस्कर द हैप्पी पोटैटो नाम का एनिमेटेड चरित्र दिखाया जाता था। और आज ये ब्रांड पिछले 75 वर्षों से सबसे प्रसिद्ध नमकीन स्नैक्स में से बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कार से शुरू हुई चिप्स कंपनी आज $16 बिलियन की कंपनी बन गई है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।